ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? डिप्लॉयमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिप्लॉयमेंट आपके पास वो चीज़ होती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो उसको आप डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट का प्रिंसिपल नंबर 1 है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फॉर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज्ड, यानी जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने आपके पास दी है एट द एंड जब आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि वो तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशंस, वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो रही हों। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट करते हुए आपने इस चीज़ का मेनली ख्याल रखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई हैं वो आपके पास कंप्लीटली यहाँ पर फॉलो की जा रही हों। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 2 आपके पास कह रहा है कि अ कंप्लीट डिलीवरी पैकेज शुड बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट डिलीवरी पैकेज आपके पास होना चाहिए। जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज आपके पास अटैच हो रही होती हैं, जो आप आउटसाइडर की लाइब्रेरीज जिसके अंदर अटैच की जा रही होती हैं। तो आपके पास जब आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे आपने इंस्टॉलर वगैरह देखे होंगे, आपने देखे होंगे, तो उस इंस्टॉलर के साथ काफ़ी सारी दूसरी फाइल्स भी अटैच होती हैं। जब आपके पास इसी तरह जब आप अगर कोई बाहर की आउटसाइड की लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जब आप उसका इंस्टॉलर बनाएंगे तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी आपका पैकेज जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको जब क्लाइंट की मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा आपके सॉफ्टवेयर को, तो उसको काफ़ी और चीज़ें अलग से इंस्टॉल करनी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके पैकेज के अंदर ही वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने जो भी आप चीज़ें ज़रूरी हैं वो तमाम की तमाम अपने इंस्टॉलर के साथ आपने रखनी है। कंप्लीट आपने पैकेज को डिलीवर करना है, ऐसा नहीं हो कि इसमें एक या दो चीज़ें मिस हों। ठीक है, दूसरे प्रिंसिपल नंबर 3 आपको कह रहा है कि सपोर्ट रिजाइम मस्ट बी एस्टेब्लिश बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड। सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट कर रहा हो आपके यूजर को। सपोर्ट से यहाँ पे क्या मुराद है, देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, एन एंड यूजर एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आपका जो यूजर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका जो भी वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्ड करे चीज़ों को। अगर कोई एरर आ रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो उसको एक्सेप्शन के अंदर लेकर चला जाए, कि उसको समझ में, आपके सॉफ्टवेयर को ही समझ में ना आए कि ये एरर क्या है। तो आपने इन तमाम तरह की चीज़ों को हैंडल करना है। अपने यहाँ पर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एरर आ रहा है, अनवांटेड एरर आपके पास आ रहा है, तो उसको आपका सॉफ्टवेयर डील कर सके, वो आपके उस एरर को मतलब सही तरीके से यूजर के सामने प्रेजेंट कर सके कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है इसकी ये पर्टिकुलर वजह है। तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपके पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डील कर रहा हो। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके पास मतलब जो भी आप वर्क प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं उसके साथ आपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल ये भी देने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं उनके साथ एक यूजर मैनुअल के नाम से एक फाइल होती है। यूजर मैनुअल के अंदर क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किस तरह करना है इसके बारे में काफी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो आपने क्या करना है, जब आप अपने वर्क प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे उसके साथ आपने एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किस तरह करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम से डील किस तरह करना है, वगैरह वगैरह। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस अपने सिस्टम के साथ देना चाहते हैं वो आप उस इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के साथ देंगे, ताकि अगर यूजर को कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो इस इंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 5 आपके पास कह रहा है कि बगी सॉफ्टवेयर शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट। ऐसा नहीं हो कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ बग्स हों और आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि ये बग जाने के चांसेस बहुत कम है, तो इस बग को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। बग का मतलब यहाँ पर एरर है।
ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई एरर्स हैं तो आपने ऐसा नहीं कि इससे एरर के आने के चांसेस बहुत कम है तो आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया और आपने उसको डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपने जो भी बग्स हैं या जो भी एरर्स आपके सिस्टम के अंदर हैं आपने उसको पहले ही फिक्स करना है, उसके बाद आपने डिलीवर करना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपकी वर्क प्रोडक्ट अच्छी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल आपके पास 5 हैं। इन पांचों को आपने डिटेल से समझना है कि किस प्रिंसिपल का क्या मतलब है। ये वाला चैप्टर जो है यहाँ पर एंड हो रहा है। इस चैप्टर को एक क्विक रिव्यू में आपको करवा देता हूँ। चैप्टर का नाम प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके अंदर हम मेनली प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस किया हमने, ठीक है। ये जो स्टीव मैककॉनल है इसकी एक कोट थी कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके पास नॉलेज होती है उसकी 3 या 3.5 साल की लाइफ टाइम होता है, उसके बाद फिर वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपके पास एक ऐसी नॉलेज है जो 3-3.5 साल में खत्म नहीं होती बल्कि वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। फिर इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस के बारे में देखा था। सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रिंसिपल्स आपके पास वो प्रिंसिपल्स हैं जो आप फ्रेमवर्क को चूज करते हो, यानी जब आप एक रोड मैप को चूज कर रहे हैं उस वक्त जो आप प्रिंसिपल यूज करेंगे वो हैं। और प्रैक्टिस जो है आपके पास वो आपके पास चीजें हैं जब आप अपने काम को स्टार्ट कर देंगे उसके बाद जो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। फिर इसके बाद ये हमने 8 प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस में 8 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। इनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो या किसी ने क्लास नहीं ली हो तो वो इसको रिवाइज करके देख सकता है। फिर इसके बाद आज हमने कम्युनिकेशन प्रिंसिपल पढ़े कि कम्युनिकेशन किस तरह की जाएगी अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिपरेशन प्रिंसिपल्स देखे कि जब आप काम करना शुरू करेंगे उससे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और आखिर में जब आप अपने वर्क प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर या क्या किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स और भी हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो वो मैंने स्किप करवा दिए हैं। काफी ये लेंथी चैप्टर भी हो गया और इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा ही थी, तो इस वजह से इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 4 को जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। वीक 9 में जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीक 9 में आपको आपके नोट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। और आज की जो वीडियो होगी वो हम अपलोड करेंगे किसमें, वीक 10 में, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वीक 10 में हम अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे और वीक 9 के अंदर हम अपने जो भी नोट्स वगैरह होंगे ओवरऑल वो मैं वीक 9 के अंदर शेयर करूंगा। चैप्टर नंबर 4 में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक चैप्टर नंबर 4 तक तो वो अभी आप कर लें। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है अभी या क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आ गया तू जवान होके। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग अपने नाम को सही नहीं लिख रहे हैं वो फिर इस चीज को फिर भूल जाएं कि वो उनकी अटेंडेंस यहाँ पर लगेगी और फिर उनके लिए काफी मसला हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके सर। तुम सब जिंदा चलती फिरती लाशें हो। सर ये साउंड आपकी तरफ? क्या कह रही हैं अरिबा? सर मैंने नहीं बोला ये। हाँ, वो जो भी बंदा था अब मैंने बंद कर दिया, अब किसी का माइक नहीं चलेगा। आपने मुझे भी म्यूट कर दिया, मुझे लगा आप कह रहे हैं मैंने बोला है। नहीं, मैं ओवरऑल सबको म्यूट कर चुका हूँ,
ठीक है, क्लास को आगे लेकर चलते हैं। चैप्टर हो गया है, नंबर 5 को हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा वो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी अब हम रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह किस तरह की जाती है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। तो अ रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम और डिस्क्रिप्शन ऑफ something that system is capable of doing in order to fulfill the system's purpose। आपके सिस्टम का जो भी पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन आपको दी जाएगी, उस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम। ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपके सिस्टम का कोई ना कोई फीचर है, यानी आपको ये जो भी आपका सिस्टम काम करेगा उसको आप डिस्क्राइब करेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको जब भी आप कोई भी सिस्टम बनाने जाएंगे तो आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो अपने क्लाइंट से आपने लेनी होती हैं कि उनके पास जो है वो काम किस तरह हो रहा है। जब वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देगा उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रिक्वायरमेंट में सिर्फ ये बताया जाता है कि करना क्या है। ठीक है, उसको करना किस तरह है ये रिक्वायरमेंट में वो नहीं बताता। ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट आपके पास आ रही होती है वो कस्टमर की तरफ से आ रही होती है, क्लाइंट की तरफ से आ रही होती है। क्लाइंट आपको ये नहीं बताएगा कि आपने वो करना किस तरह है, ये आपका डेवलपर का काम होता है कि उस रिक्वायरमेंट को किस तरह अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट बताया जाएगा कि करना क्या है, व्हाट टू डू, किस तरह करना है ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या, कि रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम, या इसको आप कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है किसी भी काम की जिसके जरिए आप अपने सिस्टम के पर्पस को फुलफिल करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करना है ये बताया जाता है, कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। ठीक है, और जब आप वर्क प्रोडक्ट से यहाँ पर मुराद है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स को गेट कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो चीज बनती है उसको क्या कहते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट गेट करने के बाद produces one large document written in natural language containing a description of what system will do without describing how it will do it। जब आप रिक्वायरमेंट्स को एक जगह पर गेट करके एक जगह पर कंबाइन करके लिख लेंगे अपने पास, तो आपके पास क्या बन जाएगा, SRS बन जाएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम लैब के अंदर भी बात कर चुके हैं। SRS के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, यानी आपका सिस्टम क्या क्या काम करेगा, कौन कौन से इसके अंदर फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप SRS के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देगा और आप उसको एक अच्छे सी फॉर्म के अंदर, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, तो वर्ड की फॉर्मेट के अंदर आप एक उन जो भी रिक्वायरमेंट्स उसमें दी हैं उनको आप यहाँ पर एक मैनेज्ड वे के अंदर, यानी आप पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देंगे, उसके बाद फिर आप हेडिंग्स की फॉर्म में या चैप्टर की फॉर्म के अंदर अपने एसआरएस को यहाँ पर डिस्क्राइब करते चले जाएंगे कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। एसआरएस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक लैब 2 थी या लैब 3 थी, जिसके अंदर मैंने एसआरएस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस को भी आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वही चीज है कि जब आप रिक्वायरमेंट को अपने पास गेट कर लेते हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को एक जगह पर नोट डाउन करके एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम आपके पास क्या होता है कि वो आपका SRS कहलाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपके पास क्या है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी यहाँ पर उन्होंने लिख दी है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से मुराद है आपके पास कि आपने रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, प्लस में जो आपने अंडरस्टैंड की है रिक्वायरमेंट्स उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स प्लस डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट्स इज नॉन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट्स को समझना है और उन समझी हुई रिक्वायरमेंट्स को आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग।
ठीक है, अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जो है 4 स्टेप्स हैं। आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हुए इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप जो है आपके पास, उसका नाम है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट रिव्यू। ठीक है, इन चारों को आपने एक एक करके फॉलो करना है, तो मतलब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब किस स्टेप का क्या मतलब है। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ तक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपने अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स प्लस डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट, ये आपके पास क्या होगी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगी। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को करने के 4 स्टेप्स हैं, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू। इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, लफ्ज जो ये लिखा हुआ है एलिसिटेशन, इसका मतलब होता है गैदरिंग। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। तो आपने सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ये करना है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। एलिसिटेशन ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है। इस टेक्निकल टर्म का मतलब बहुत सिंपल सा है कि गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक है, तो आपने पहला स्टेप में क्या करना है कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। जो भी आपका क्लाइंट है, आपने उससे कम्युनिकेशन करके, जो भी हमने कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए हैं, उन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आपने रिक्वायरमेंट्स उससे गेट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस स्टेप विद द हेल्प ऑफ कस्टमर। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स आप कस्टमर से लेंगे, तो इस स्टेप के अंदर, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वाले स्टेप के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स को गेट कर रहे होते हैं कस्टमर से। सेकेंड जो स्टेप आपके पास है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट्स इस स्टेप में क्या हो रहा होता है, रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज टू फाइंड इनकंसिस्टेंसीज एंड ओमिशंस। इस तरह की जो मतलब आपने जो भी इस स्टेप के अंदर रिक्वायरमेंट्स को गेट किया है, गैदर किया है, उनको आप यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि उन रिक्वायरमेंट्स में कोई चीज कम तो नहीं है, या उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है कि अगर मतलब एक जगह पर एक रिक्वायरमेंट कुछ कह रही है और वही सेम रिक्वायरमेंट दूसरी जगह पर कोई और मतलब दे रही हो। तो इस तरह के आपने चीजों अपने रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से एक दफा एनालाइज करना है कि क्या उसके अंदर कोई चीज कम तो नहीं है, या उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी तो यहाँ पर नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपने रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करना है, यानी उसको गैदर करना है रिक्वायरमेंट्स को। सेकंड स्टेप के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई है हमारी रिक्वायरमेंट में। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह गेट की हैं उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर यहाँ पर बनाएंगे, यानी आप यहाँ पर एसआरएस को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब एसआरएस जब आपके पास डेवलप हो जाएगा तो ये आपके पास एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता है। इसके बारे में भी हमने बात की थी। एसआरएस आपके पास ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है आपके पास एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा होता है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप अपने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और आखिर के अंदर एक दफा फिर उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू से मुराद यहाँ पर आप अपने कस्टमर को भी दिखा सकते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करवाने के लिए, या आप खुद से भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर यही होता है कि आप कस्टमर को एक दफा वो रिव्यू करवा देते हैं कि ये जो एसआरएस हमने बना दिया है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी आपका सिस्टम बनने वाला है वो इन चीजों को ही फोकस करते हुए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट जो भी ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है इसको हम रिव्यू करवाते हैं अपने कस्टमर को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा से एक दफा देख लेते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसके बाद रिक्वायरमेंट जब आप गेट कर लेते हैं तो आपका वर्क प्रोडक्ट एसआरएस बनता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की हमने डेफिनेशन देखी, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट प्लस डॉक्यूमेंटिंग देम। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 4 स्टेप्स हैं, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू। ठीक है, एलिसिटेशन में आप रिक्वायरमेंट्स को गेट करते हैं।
गैदर करते हैं एक जगह पर, एनालिसिस के अंदर आप उसको दोबारा से एनालाइज करते हैं कि कोई चीज मिस ना हो गई हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप अपनी यहाँ पर वर्क प्रोडक्ट एसआरएस को डेवलप करते हैं, एसआरएस बनाते हैं यहाँ पर, और आखिर के अंदर आप उसको रिव्यू करवाते हैं कि इसके अंदर कोई चीज कमी ना रह गई हो या उसकी आप क्वालिटी को एनहांस करना चाह रहे हो। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उसके बाद आगे का टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हमने थोड़ी बात की थी पहले। अगर नहीं याद तो फिर इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके पास उस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सिस्टम के क्या काम करेगा। डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम हैज टू डू, कि सिस्टम ने क्या काम करना है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यानी आपका जो भी सिस्टम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो क्या क्या काम करेगा, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपके पास कहलाएंगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या काम करेगा, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या नहीं करेगा, व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड नॉट डू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कोई गेम का फीचर, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपको एक गेम डेवलप करके देना है, ठीक है। तो अब गेम डेवलपमेंट के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी वो ये रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आप उस गेम के जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इस गेम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी कि गेम ये काम करेगा और ये काम गेम नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आपके पास ज्यादातर जो है ना क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स से यहाँ पर क्या मुराद है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट्स हाउ वेल द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, ठीक है। देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, ठीक है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम ये बता रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर वो जो काम है वो कितना अच्छा करेगा। हाईलाइट्स हाउ वेल द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, कि वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा काम करेगा। अब अगर यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसके एग्जांपल लें, यानी जो एंड यूजर होंगे जो आपके सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, अगर हम एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं तो ये बनेगी कि आपके जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं हो कि बीच के अंदर वो बहुत ज्यादा रुक रहा हो, बहुत ज्यादा वो हाल्ट हो रहा हो आपके पास यहाँ पर, इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी इसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। अगर हम उसके अंदर कोई अपना डेटा पर्सनल डेटा ऐड कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर पर्सनल डेटा हम डाल रहे हैं तो उसके अंदर वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो हमारे डेटा को गलत तरीके से मिसयूज कर रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यूजर, ये ध्यान में रखिएगा, अभी हम यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। हाई परफॉर्मेंस हो सकती है, रिलायबल वो हो सकती है, या यूजेबल हो सकती है। ऐसा नहीं हो कि मतलब वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप अपने सिस्टम को बना दें कि वो कोई इस्तेमाल ही ना करे। तो यूजेबिलिटी भी आपके पास एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि वो जो भी सिस्टम आप बनाएंगे वो यूजेबल होना चाहिए, या वो रिलायबल होना चाहिए, या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होनी चाहिए, लो परफॉर्मेंस आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये बताती हैं कि आपका सिस्टम करेगा क्या, ठीक है। और ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये ज्यादातर आपके पास क्वालिटी को डील कर रही होती हैं। इसमें ज्यादातर हम क्वालिटी की ही बात कर रहे होते हैं कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो कितना अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें यूजर के पर्सपेक्टिव से हाई परफॉर्मेंस आ जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है, यूजेबिलिटी आ जाती है। अगर हम डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डेवलपर के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो फिर हमारे पास आ जाती है मेंटेनेबिलिटी, कि वो जो कोड वो कर रहा है वो उसको मेंटेनेबल हो, यानी वो उसको अगर बाद में कभी चेंज रिक्वायर होता है तो वो उसको इजीली चेंज कर सके, ठीक है। वो टेस्टेबल होना चाहिए कि उसको टेस्ट किया जा सके यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और वो पोर्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पोर्टेबल हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया लफ्ज हो। पोर्टेबल से मुराद ये होता है कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर मे बी आप जैसे अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, अगर आप अभी PHP पे काम कर रहे थे और PHP से आप स्विच करके ASP के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो एक आप
प्लेटफॉर्म से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, तो ये इसको हम कहेंगे कि आप एक जगह से पोर्टेबल होकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो यही होगी कि मेंटेनेबल हो आपका कोड, टेस्टेबल हो, पोर्टेबल हो। ठीक है, इस तरह की और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं आगे फ्यूचर में भी। अगर आप कहीं टेस्ट वगैरह देंगे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं कि फंक्शनल, या इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बताया जाता है कि सिस्टम आपका क्या क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है गेम फीचर की, कि एक गेम के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी जिसमें ये बताया जाएगा कि काम क्या करना है, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप सिर्फ ये बताते हैं कि आपका सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि वो जो काम हमने ऊपर डिफाइन किए हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, वो किस तरह या कितने अच्छे परफॉर्म किए जाएंगे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। फिर इसके अंदर भी अगर हम इनको अलग अलग कर दें यूजर के पर्सपेक्टिव से, हाई परफॉर्मेंस आपकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं। जब आपका एक क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा कि अगर आपकी जो भी आप ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, उसका जो भी हम डेटा हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो मिसयूज ना हो, वो यूजेबल होना चाहिए, यानी वो बहुत सिंपल होना चाहिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो कि कोई इसको इस्तेमाल ही ना कर सके। अगर आप यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको इस तरह की बात सुनने को मिलेगी कि ये चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से ये वाली जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स है ना, ये नॉर्मली आपको मतलब क्लाइंट की तरफ से नहीं मिलेंगी। बल्कि मोस्टली यही होता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ना आपको क्लाइंट की तरफ से बहुत कम मिल रही होती हैं। क्लाइंट की तरफ से आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तब मिलेंगी जब आपका जो क्लाइंट है वो थोड़ा आपकी फील्ड का बंदा होगा, तो इन चीज़ों के बारे में नॉर्मली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं मिलती हैं, ये आपने खुद से कंसिडर करनी होती है। जो भी डेवलपर है जो सिस्टम को डेवलप कर रहा है, ये उसका काम होता है कि वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को खुद से कंसिडर करे। आपको नॉर्मली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये मिलेंगी कि आपने ये काम अपने सिस्टम के अंदर करना है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको खुद से मतलब कंसिडर करनी होती है कि आपका जो भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे उसकी परफॉर्मेंस हमें हाई रखनी है, वो रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने खुद से कंसिडर करनी है। अगर आपको याद हो हमने जब SRS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS में देखा था, तो ये तकरीबन चीज़ें वहाँ पर थी कि वो जो है रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS के अंदर भी मौजूद थी, अगर आपको याद। ठीक है, तो यहाँ तक अभी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमने डिस्कस किया है। आगे हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर यहाँ तक अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो इसको आप यहाँ पर अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्लास का यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में आज हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर ले। सर वो हाशिर का लैपटॉप बंद हो गया था। जी जी बोलो, आवाज़ नहीं आई मुझे पूरी।